हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहले चैप्टर के अगले भाग को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रमुख प्रकारों को, जिसमें हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया देख लिया था। कौन कौन सा देखा था हम लोगों ने? तो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया देख लिया था। इससे पहले जब मैं बताया था पिछले क्लास में, तो उसमें मुझसे उसमें रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अन्य प्रकार में अवक्षेपण अभिक्रिया छूट गया था। मैंने इसमें उसको जोड़ दिया है। पिछले वीडियो में एक और गलती हुआ था। एक गलती क्या हुई थी? जब मैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया बता रहा था तो प्रकाशीय वियोजन में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। प्रकाशीय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के प्रकाशीय वियोजन में ऊष्माशोषी अभिक्रिया के प्रकाशीय वियोजन में मैंने एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण था? तो जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर ब्रोमाइड पर सूर्य प्रकाश डालते हैं तो यह सिल्वर में मतलब चांदी में और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। तो मैंने उस दिन सिल्वर के जगह पर बोला तो सिल्वर ब्रोमाइड था, लेकिन सिल्वर के जगह मैंने एल्युमिनियम लिख दिया था। तो ये उस दिन गलती हो गई थी, उसको सही करके आप देखिएगा। आइए आज के क्लास को अब आगे देखते हैं। आइए आगे अब इसको हम देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। और बिहार टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन है, उसको पहले देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी मतलब दीवार की सफेदी मतलब दीवार में चूना करने के लिए होता है। उस पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो दीवार में इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा है दीवार की सफेदी करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सामान्यतः हम लोग उसको चूना बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? तो नाम है, एक का आंसर हम लोग देखते हैं। इसमें उस तत्व X का बोला जा रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो वह पदार्थ कौन सा है? तो वह है कली चूना। नाम क्या है उसका? कली चूना, जिसका प्रचलित नाम है कली चूना और रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या हुआ? कली चूना। तो इसका नाम हम रासायनिक नाम भी लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें बोला जा रहा था उसका नाम और सूत्र लिखने के लिए, नाम और सूत्र। इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा CaO। अब आगे कहता है, इसका ये 1 नंबर है, इसी का 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि ऊपर 1 में लिखे गए पदार्थ X कौन सा पदार्थ है? यह पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी हमें जल के साथ अभिक्रिया को लिखना है। तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, यह ठोस होता है। अब हम इसको क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। द्रव है, लिक्विड, L फॉर लिक्विड। तो क्या बनेगा? तो जलयोजित चूना CaOH का होल ट्वाइस, जलयोजित चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका निर्माण होगा और यह जो है विलयन होगा। इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग, खरीद के इसको लाते हैं, जल में घोल देते हैं और जब बनता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज करते हैं दीवार की सफेदी के लिए। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे।
क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। तो क्रियाकलाप 1.7 में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग जल का वैद्युत अपघटन किए थे। जल का वैद्युत, जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी तो यह अपघटित हो गया था किस में, तो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो पूछा जा रहा है, अच्छा पहले इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ हम 2 लगा लेंगे। अब 2 लगाने से हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया, तो यहाँ हम 2 लगा लेंगे। यह किस पे मुक्त होगा, तो यह जो है अधातु है। अधातुएं जो होती है विद्युत ऋणात्मक होती है, तो यह जाएगा प्लस वाले पे, अर्थात एनोड पर मुक्त होगा, एनोड पर। और हाइड्रोजन भी अधातु है लेकिन यह विद्युत धनात्मक तत्व है, तो यह किस पे होगा, माइनस वाला पे, मतलब कैथोड पर। आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन गैस का 1 अणु है, तो हाइड्रोजन गैस का 2 अणु है। एक हम लोग लिखते नहीं हैं, तो हम एक को यहाँ से हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है ऑक्सीजन की अपेक्षा 2 गुनी है। उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है, हाइड्रोजन गैस का जो आयतन है वह ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा 2 गुनी है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि एक परख नली में उपस्थित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या की अपेक्षा दुगनी है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, तो 1। तो जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की अपेक्षा 2 गुनी होने के कारण हाइड्रोजन गैस की मात्रा या हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन की अपेक्षा 2 गुनी है। इसलिए एक परख नली में दूसरी की अपेक्षा 2 गुनी गैस है, और जो दुगनी गैस है उस गैस का नाम पूछा गया है। तो वह गैस कौन सा है, तो जिसका मात्रा दुगनी है, जिस गैस की मात्रा दुगनी है वह कौन सा गैस है, तो वह हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। आइए अब हम लोग फिर से आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे, जिसको सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों को उसके क्रियाशीलता या सक्रियता के आधार पर सजाते हैं। सक्रियता या अभिक्रियाशीलता कहने का अर्थ है कि उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता कितनी है। जैसे यहाँ पर मैंने तत्वों को घटते हुए, ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर, घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर सजाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की ओर है वह सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, और जो सबसे नीचे की ओर है वह सबसे कम सक्रिय तत्व है। इसके नीचे एक और होता है प्लैटिनम, जिसको मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर तत्वों को घटते, ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रियाशीलता के आधार पर सजाया गया है। यहाँ जो तत्व जितना ऊपर है उतना अधिक अभिक्रियाशील है, और जो तत्व जितना नीचे है उतना कम अभिक्रियाशील है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आयरन में और जिंक में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो आप देख सकते हैं कि आयरन यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है। तो चूंकि जिंक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक आयरन से ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। वैसे ही कॉपर में और आयरन में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर यहाँ पर है दोस्त,
कॉपर यहाँ पर है, इसलिए कॉपर जो है इसलिए कॉपर कम सक्रिय है, जबकि आयरन इससे ऊपर है तो आयरन अधिक सक्रिय है। कोई आपसे पूछे कि सिल्वर में और कॉपर में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉपर यहाँ है और सिल्वर यहाँ है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा ऊपर कौन है, तो आप देखेंगे कॉपर सिल्वर के ऊपर है, इसलिए कॉपर जो है अधिक सक्रिय है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कॉपर में, वैसे ही अगर हम बात करते हैं आयरन में और कॉपर में, तो आयरन और कॉपर में ऊपर की ओर कौन है, तो कॉपर यहाँ है, आयरन यहाँ है। तो अनडाउटली आयरन जो है अधिक सक्रिय है, अधिक क्रियाशील है। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉपर में और लेड में कौन अधिक क्रियाशील है, तो देखिए कॉपर यहाँ है, लेड यहाँ है। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, लेड हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ऊपर की ओर, चूंकि ऊपर की ओर लेड स्थित है, इसलिए लेड अधिक अभिक्रियाशील है। इस पे एक ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड एग्जाम में कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व है पोटेशियम। सबसे अधिक सक्रिय तत्व है पोटेशियम। इसी पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है या सबसे अधिक सक्रिय है। सपोज 4 गो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एल्युमिनियम, लेड, जिंक, डी कॉपर। तो अनडाउटली इसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, तो जिंक यहाँ है। एल्युमिनियम जिंक के भी ऊपर है, एल्युमिनियम जिंक के भी ऊपर है, जबकि लेड जिंक के नीचे है और लेड से भी नीचे कॉपर है। तो अनडाउटली यहाँ एल्युमिनियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। लेकिन इस एल्युमिनियम को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे, एल्युमिनियम को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे सिल्वर से, तो आप देख सकते हैं सिल्वर जो है कॉपर के भी नीचे है। तो अब सबसे अधिक सक्रिय तत्व हो जाएगा जिंक। अब अगर आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी को समझ गए हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी की आवश्यकता है, इसलिए फिलहाल अभी इसको हम लिखे हुए रहने छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, इसको याद करने की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए मैंने कोड बनाया है कालू। के से कालू, के एलयू कालू, तो के से पोटेशियम, नाथ NaTH नाथ, Na से सोडियम, कैल्शियम होता तो है का, अगर हम का लिखे तो के का होगा, लेकिन हम लोग Ca का भी बोल सकते हैं। तो कालू नाथ का, ये हो गया मंगरू। यह याद करने का एक तरीका है, कालू नाथ का मंगरू, आलू जान कर फीका सन पवाता है, कोई है जी आज आओ। तो मंगरू हो गया। उसके बाद यह हो गया जिंक, तो जिंक कालू नाथ का मंगरू आलू, पहले तो आलू, आलू जान कर, जान जिंक जस्ता, क्रोमियम कर, Fe फीका। कभी कभी हम लोग खाना बनाते हैं तो फीका हो जाता है ना, टेस्टी, कम टेस्टी मतलब फीका। तो कालूनाथ का जो मंगरू है वो आलू जानकर, कालूनाथ का जो मंगरू है, कालूनाथ का जो लड़का मंगरुआ है, वो आलू को जानबूझकर फीका पकाता है, फीका सन पकाता है, फीका सन कर देते हैं, फीका सन। टेस्ट कैसा है, तो फिक्काइन फिक्काइन। और पकाता, पवाता है, पकाता है या पवाता है, तो हमें यहाँ पवाता, पी भी लेड, पवाता है, कोई है जी, HG मरकरी, है जी HG मरकरी, आज, आज AG सिल्वर मतलब चांदी, आओ। तो ये जो कालूनाथ का लड़का मंगरू है, वो आलू हमेशा कैसा बनाता है, फीका सन पकाता है। तो जब फीका सन पकाता है तो किसी और को बुलाया जा रहा है कि आओ कोई और आकर के बनाओ। तो इसको हम लोग याद करते हैं, कालूनाथ का मंगरू, इससे हम लोग ये सीरीज याद हो जाता है। तो अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है उसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं एक जैसा, एक टेस्ट ट्यूब पर लेवल A लगा देते हैं,
एक दूसरे टेस्ट ट्यूब पर लेवल बी लगा देते हैं। हम दो टेस्ट ट्यूब लिए एक जैसा, एक पर लगा दिए लेवल एक पर लगा दिए लेवल बी, और दोनों में 10 ml 10 ml इस दोनों में हम लोग घोल देते हैं 10 ml क्या चीज़, तो कॉपर सल्फेट। ये कलर कैसा हो जाएगा, दोनों बिलियन का नीला। दोनों में घोल दिए, इसमें भी घोल दिए और इसमें भी, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम क्या करते हैं, एक धागे से बांधकर लोहे का कील लेते हैं, 2 कील ले लेते हैं, धागे में बांधकर लोहे का 2 नया चमकता हुआ कील ले लेते हैं। कील समझते हैं ना, कांटी, और एक कील अलग रख लेते हैं बाहर उससे तुलना करने के लिए। अब इस कील को या तो हम ए में या बी में 20 मिनट के लिए डालकर डुबाकर छोड़ देते हैं। सपोज हम बी में डुबाकर छोड़ दिए, तो ये पहले से नीला रंग का था, आप देखेंगे 20 मिनट बाद ये जो है ना नीला रंग से, इसका रंग जो है बिलियन, चूंकि बी में डाले हैं तो बी प्रखनली बी के बिलियन का रंग नीला से मलिन हो जाएगा, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो नीला से मलिन हो जाएगा। हम कील को जब बाहर निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे इससे, इस कील से जो बाहर में एक रख के रखे थे, कील मतलब कांटी, उससे तुलना करेंगे ना, तो आप देखेंगे इस कील का रंग बदल करके अब भूरा हो गया है, लाल भूरा हो गया है। किस कलर का, तो तांबे के रंग का, लाल भूरा, आपके बुक में भूरा लिखा है, तांबे के रंग का इसका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे कि अब क्वेश्चन है कि इसका नीला रंग मलिन क्यों हो गया और ये जो कील था इसका रंग भूरा क्यों हो गया। तो इसके पीछे दोनों का कारण जानते हैं। कॉपर, ये इसमें हम डाले थे लोहे का कील, और लोहा का जो कील है ना वह ज़्यादा अधिक सक्रिय है कॉपर सल्फेट से। आप देख सकते हैं क्रियाशीलता श्रेणी में कि कॉपर से कहीं अधिक ऊपर है लोहा। तो लोहा जो है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। तो यह कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसके लवण के जलीय विलयन से हटा करके, मतलब विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। लोहा अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसका आयरन स्थान ग्रहण कर लेगा। अभी यह था नीला रंग का, लेकिन अब क्या हुआ, विस्थापन हो गया तो बन गया ये फेरस सल्फेट FeSO4, और ये जो कॉपर है विस्थापित हो गया। तो इस फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ही विलयन बी में विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप फेरस सल्फेट के आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण ही विलयन का रंग नीला से कैसा हो जाता है, तो मलिन हो जाता है, फेड हो जाता है। और वहीं अब क्वेश्चन है कि कील का रंग क्यों चेंज हो गया, कील का रंग। तो ये जो कॉपर विस्थापित हुआ है ना, ये जो कॉपर विस्थापित हुआ है तांबा, ये कॉपर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है कील के ऊपर निक्षेपित हो जाता है। इसलिए इसका रंग पहले से बदल करके कैसा हो जाता है, आपके बुक में भूरा लिखा है, भूरा हो जाता है तांबे के रंग का। इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, मैं इधर का कुछ मिटा देता हूं, ये कालूनाथ। तो इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, ये नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोगों ने आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो यह नीला रंग का था। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हुई और विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, फेरस सल्फेट, और प्लस में कॉपर जो है विस्थापित हो गया, विलयन का रंग हो गया मलिन, नीला था मलिन कलर का हो जाएगा, फेड हो जाता है, ठीक है, हल्का हरा हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में हम देखते हैं, आयरन की जगह अगर हम कॉपर सल्फेट में, इसी कॉपर सल्फेट जो नीला रंग का था, इसमें हम लोग डाल देते हैं जिंक, जस्ता।
तो आप देख सकते हैं कि जस्ता भी कॉपर से कहीं ऊपर है, जस्ता भी कॉपर से कहीं ऊपर है, अर्थात कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो यह कॉपर को क्या करेगा, उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल, इस बार हम लोग आयरन सल्फेट FeSO4। अच्छा ये कैसा है, तो ये रंगहीन है, कोई रंग नहीं है। तो अब की आयरन सल्फेट में हम लोग जिंक डाल देते हैं। तो जिंक को डालेंगे ना, तो जिंक जो है आयरन से अधिक सक्रिय है। देखिए जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है, जिंक जो है आयरन से अधिक सक्रिय है, तो यह विस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा यहाँ से। क्या बना लेगा, तो जिंक सल्फेट प्लस आयरन विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, आयरन विस्थापित हो जाएगा। भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जब हम लोग लेड को कॉपर, जब हम लोग लेड को, ठोस है, लेड को कॉपर क्लोराइड Cl2 के विलयन में डालेंगे। चेक करके देखिए, कॉपर यहाँ है, लेड यहाँ है। अनडाउटली लेड जब ऊपर है तो ये अधिक सक्रिय है, तो क्या होगा, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर देगा, तब बना देगा लेड PbCl2, लेड क्लोराइड, और कॉपर जो है विस्थापित हो जाएगा। कॉपर, अच्छा ये लेड क्लोराइड का विलयन बनेगा और क्या विस्थापित हो जाएगा, कॉपर। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को डालते हैं, तो आप इस एक्टिविटी सीरीज को देखिए। कॉपर यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, सिल्वर से कहीं अधिक सक्रिय है कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा, तो यह जो था सॉलिड था, कॉपर जो है वह सॉलिड है, ठोस। तो क्या बनेगा, तो सिल्वर हट गया यहाँ से, तो कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, यह विलयन होगा, प्लस में Cu नहीं, सिल्वर, Cu नहीं, Ag ठोस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रेट यहाँ, नाइट्रेट का 2 आयन है, तो नाइट्रेट यहाँ 2 कर देंगे, इससे सिल्वर 2 हो गया, 2 लगा देंगे, कॉपर बैलेंस है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होगा जब कम सक्रिय तत्व को डालेंगे। जैसे आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन आवे कि क्या होगा CuSO4, कॉपर सल्फेट में हम आयरन, कॉपर सल्फेट में तो डाल दिए थे, आयरन सल्फेट में हम कॉपर को डाल दें। आयरन सल्फेट के विलयन में हम किसको डाल दें, कॉपर को। तो देखिए, तो कॉपर ऊपर है कि नीचे है आयरन से, तो अनडाउटली कॉपर आयरन से नीचे है, कम सक्रिय तत्व है। तो इसकी इतनी औकात नहीं है कि जाके बोले आयरन को कि तुम सीट खाली करो, तुम्हारे जगह हमको बैठना है। मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई, अगर हम कम सक्रिय तत्व को डालेंगे ना तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से या उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोला मैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से या उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यह संसार का भी नियम है। जो अधिक सक्रिय होता है ना, जो अधिक ताकतवर होता है, वो कम ताकतवर को सताता है, उसका जमीन, उसका जायदाद हड़प लेता है। इसलिए आप मजबूत बनिए और दिमाग से मजबूत बनिए। अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। इसके लिए हम करते क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट ले लेते हैं।
एक दूसरे बिलियन में, एक दूसरे परखनली में लगभग 3 ml ही हम लोग बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं। क्या किए, एक परखनली में हम लोग लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट लिए, दूसरे परखनली में हम लोग लगभग 3 ml ही बेरियम क्लोराइड ले लिए और दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। यह जो है आपके बिहार टेक्स्ट बुक के क्रियाकलाप भी है, संभवतः 1.10। तो हम किए क्या, तो हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 का विलयन लिए, इसमें हम बेरियम क्लोराइड का विलयन मिला दिए। तो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। द्विविस्थापन का मतलब क्या है, तो आप देखिए यहाँ सोडियम का जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो सोडियम के साथ आयन है सल्फेट और बेरियम के साथ आयन है क्लोरीन। तो यह आपस में अदला बदली कर लेगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। तो ये जो क्लोरीन है वह चला जाएगा सोडियम के साथ, तो बनेगा NaCl का विलयन। प्लस में और क्या बनेगा, तो बेरियम के साथ आएगा सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप बनेगा। यह सफ़ेद रंग का श्वेत कलर का अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अवक्षेप PPT। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले ठोस अविलय पदार्थ जो विलयन से पृथक हो जाता है, जो विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। क्या बोला मैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला ठोस अविलय पदार्थ जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो जब हम लोगों ने सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के विलयन से कराई, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के विलयन का निर्माण हुआ। सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ जो विलयन में ही है, और बेरियम सल्फेट नामक अवक्षेप का निर्माण हुआ। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो बहुत सिंपल परिभाषा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका एक उत्पाद अवक्षेप हो, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में यही एग्जाम्पल लिख देंगे और नीचे लिख देंगे यहाँ बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है जो विलयन से पृथक हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया का जो क्रियाकलाप 1.2 में भी हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोग किए क्या थे, लेड नाइट्रेट के विलयन में, एक सेकेंड, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिला दिए थे। इससे क्या हुआ था, इसमें इसके बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया था। कहने का मतलब है लेड के साथ जो आयन था, लेड की जो पार्टनर थी वह चली गई पोटेशियम के साथ। अब पोटेशियम के पास हो गया नाइट्रेट, पोटेशियम के पास KNO3 नाइट्रेट हो गया। तो अब बेचारा लेड अकेले हो गया। तो लेड बोला कि ठीक है, जो पोटेशियम का पहले से नाइट्रेट है ना, पोटेशियम का जो पार्टनर है, पोटेशियम के साथ जो आयन है वह मेरे साथ आ जाओ। तो ये क्या बन गया, तो बन गया लेड आयोडाइड। और यह जो है पीले रंग का अवक्षेप है। इससे पहले जो बना उसमें श्वेत रंग का अवक्षेप था, ये कैसा है, तो यह पीला रंग का अवक्षेप है।
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान अदला बदली, पार्टनर का आयनों का आदान प्रदान अदला बदली होता है। तो यही था आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझेंगे, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया को समझेंगे, उसके बाद संक्षारण। रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है संक्षारण, और एक है आपका विकृति गंधिता, इसको समझेंगे। इसके साथ ही यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।